बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में पानीपत के मैदान में हुआ था। और ये क्यों हुआ था बच्चों कि अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगानिस्तान का शासक था, उसका पंजाब पर अधिकार था। इस पंजाब को मराठों ने जीत लिया। अहमद शाह अब्दाली ने फिर रूहेले सरदार जो अफ़गान थे उनसे सहायता मांगी और फिर से पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया। यानी जिस पंजाब को मराठों ने जीत लिया था, उस पंजाब पर दोबारा से अहमद शाह अब्दाली ने रूहेले अफ़गानों की सहायता से अधिकार कर लिया। और जब पंजाब पर अधिकार करने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और वहीं पानीपत के मैदान में अहमद शाह अब्दाली और मराठों का युद्ध हुआ, जिसे पानीपत के तीसरे युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह बच्चों, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में सन 1761 ईस्वी में पानीपत के मैदान में हुआ था। इस युद्ध में मराठों को हार का सामना करना पड़ा। तो अब हम जानेंगे कि मराठों के हार के कारण क्या थे। तो बच्चों, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार का एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि स्थानीय शासकों का मराठों को कोई सहयोग नहीं मिला। यानी आसपास के जो भारतीय शासक थे, उन्होंने इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों की किसी प्रकार की सहायता नहीं की, इसलिए मराठे हार गए। साथ ही साथ अहमद शाह अब्दाली के पास ऊँटों की पीठ पर रखी हुई तोपें थीं। ये तोपें घूमने वाली थीं और ये युद्ध भूमि में दूर तक गोले फेंकने में सक्षम थी। तो इस तरह से अहमद शाह अब्दाली की जीत का एक कारण ऊँटों पर रखी हुई घूमने वाली तोपें थीं, जिन्होंने मराठों को बहुत नुकसान पहुंचाया। एक और कारण ये भी था कि मराठे जो थे वो अपनी छापामार गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे और इसमें वो पूरी तरह पारंगत थे। लेकिन पानीपत का तीसरा युद्ध जो था, ये खुले मैदान में खुले रूप से आमने सामने हुआ था। और इस तरह मैदान में आमने सामने खुला युद्ध करने के अभ्यस्त मराठे नहीं थे, इसलिए उन्हें इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। इस तरह से इस युद्ध में मराठों के उच्च कोटि के जो सैनिक थे वो भी मारे गए। इस तरह से बच्चों, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, यह मराठों के लिए बहुत ही हानिकारक, बहुत ही नुकसानदेह और बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद मराठों का पतन लगभग शुरू हो गया और मराठों के पतन से अंग्रेजों को भारत में साम्राज्य विस्तार करने का अच्छा अवसर प्राप्त हो गया। अब है बच्चों कि 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति क्या थी। बच्चों, 18वीं शताब्दी के शुरुआत में देशी और विदेशी शक्तियों के छोटे बड़े राज्य भारत में स्थापित होने लगे थे। यानी भारत में देशी भी छोटे छोटे राज्य थे और कुछ विदेशी शक्तियों के भी छोटे छोटे राज्य स्थापित हो रहे थे। बंगाल, अवध और दक्षिण आदि के प्रदेशों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली थी। इसके अलावा भारत के उत्तर पश्चिम की ओर से विदेशी आक्रमण होने लगे थे। जैसे कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने मुगलों पर आक्रमण किया और मुगलों को उसमें बहुत कमज़ोर कर दिया। यानी नादिर शाह के आक्रमण ने मुगलों की जड़ों को हिला दिया, मुगलों को एकदम कमज़ोर कर दिया। उसके बाद 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों का पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मराठों का अस्तित्व लगभग समाप्त ही हो गया था। तो इस तरह से 18वीं शताब्दी में भारत में फिर कोई ऐसी मजबूत शक्ति नहीं थी जो इस विशाल भारत को एकजुट रख सकती। इसके अलावा बच्चों, जब मुगलों का पतन हुआ, मराठों की भी हार हो गई और देश में छोटे छोटे राज्य की
स्थापना हुई थी और ये जो छोटे छोटे देशी और विदेशी राज्य थे ये आपस में लड़ते रहते थे। तो इससे यूरोपीय कंपनियों को लाभ हुआ, क्योंकि मुगलों के पतन, मराठों की हार और छोटे छोटे राज्यों की आपसी लड़ाइयों ने यूरोपीय कंपनियों को बहुत अच्छा मौका दिया, बहुत अच्छा अवसर दिया और यूरोपीय कंपनियों को शीघ्र ही भारत में सर्वश्रेष्ठ भी बना दिया। इस स्थिति में विदेशी कंपनियों ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया। यानी जो विदेशी कंपनियां व्यापारी कंपनियां थीं, सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थीं, उन्होंने भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो बच्चों, अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ प्रश्नों पर यहाँ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों कि किस मुगल शासक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने की इजाज़त दी थी? हमने अभी जाना कि विदेशी कंपनियों ने जब देखा कि मुगलों का पतन हो गया, मराठों की हार हो गई, छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे हैं, तो उन्होंने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो आप सोचिए कि किस मुगल बादशाह ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने की इजाज़त दी थी? बच्चों, आपको ज़रूर याद आ गया होगा, हमने जहांगीर वाले पाठ में पढ़ा था कि मुगल शासक जहांगीर ने सबसे पहले विदेशी कंपनियों को भारत में आकर व्यापार करने की इजाज़त दी थी। अगला प्रश्न है कि इस समय तक यानी 18वीं शताब्दी तक कौन कौन सी विदेशी कंपनियां भारत में आ चुकी थीं? तो बच्चों, आप ये जानते हो कि इस समय तक भारत में पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच और अंग्रेजी कंपनियां, ब्रिटिश कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आ चुकी थीं।